हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हमने प्रीवियस सेशन में मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया इंपॉर्टेंट है, देशभक्ति आनी चाहिए अंदर से। लेकिन उसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या कर दिया था, खत्म। सो कौन कौन इस लेक्चर में नहीं था? पूरे जोश के साथ, अरे मैं मोटिवेट कर रहा हूं, कौन कौन लेक्चर में नहीं था? अच्छा, मतलब हर लेक्चर में कुछ वो पुराने वाले क्या होते हैं, चले जाते हैं और नए वाले आ जाते हैं। कोई बात नहीं, तो मैं कुछ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना जो लोग नहीं थे ऑनलाइन एज वेल। क्या होता है, मनी मार्केट एक फिश मार्केट होता है। कौन सा मार्केट होता है? फिश मार्केट होता है। नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। देखो, हमने बात किया था, आपने बहुत सारे मार्केट के बारे में सुना है। क्लोथ मार्केट, गारमेंट्स के मार्केट होते हैं, टिम्बर मार्केट होता है, फिश मार्केट होता है, वेजिटेबल मार्केट होता है, और कौन सा मार्केट होता है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होता है। और कौन सा सोच रहे बेचारा, कौन कौन से मार्केट होते हैं? बहुत सारा मार्केट होता है इस दुनिया में। उस मार्केट में क्या करते हैं जाके लोग? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जोरदार तालियां इनके लिए। हाँ, यही करते हैं। बहुत सही बोला आपने। तो परफेक्टली जिस मार्केट में जाते हो वही खरीदते हो ना, राइट? जैसे आप वेजिटेबल मार्केट में जाके क्या खरीदोगे? वेजिटेबल्स खरीदेंगे, और सामने वाला क्या करेगा? उसको बेचेगा, और हम क्या करेंगे? पैसे देके उसको खरीद लेंगे, राइट? इसी तरह अब इसको पढ़ने की कोशिश करो। मनी मार्केट, मनी मार्केट एक मार्केट है, आपको पता नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूं। लाइक बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे आर मार्केट, पैसों का बाजार है वहां पास। आप जाते हो, वहां से पैसा खरीद के लाते हो। तो डेफिनेटली बताओ, जब आप वेजिटेबल मार्केट में गए थे तो होलसेलर ने क्या किया था? कम दामों में खरीदा था वेजिटेबल और ज्यादा दामों में बेच दिया था। यही काम होता है मनी मार्केट के अंदर। जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो कम दामों में पैसों को खरीदती है और ज्यादा दामों में उसको बेच देती है। वहां दाम किसको बोलते हैं? प्राइस किसको बोलते हैं? इंटरेस्ट को। तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसों को खरीदती है और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको पैसे देती है। कब देती है? जब लोन। सब आपको पता है, लेकिन इस चैप्टर का मेरे बताने से पहले आप एकदम ब्लैंक थे कि मनी मार्केट आखिर होता क्या है। तो जब आपको वो लोन दे रही है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो वो क्या कर रही है? पैसे को बेच रही है। देखो, करेंसी एंड डिनोमिनेशंस आर सेम। समझ में आ रहा है क्या? 2000 की नोट 2000 में ही बिकेगी, एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर क्या, आप कल से क्या बोल सकते हो? जब आपने वेजिटेबल्स हैं तो 2000 का 2000 वेजिटेबल वो लेके आएगा। ठीक है, समझना बात को। 2000 में कितनी वेजिटेबल है? 1 kg वेजिटेबल लेके आया है, लेकिन आपको 2000 रुपए में। और जब आपको देगा तो वो कितने में? ये वैसे कोई रेलिवेंट नहीं है। जब देगा तो वो आपको कितना देगा? 800 ग्राम देगा। समझ में आ रहा है? लेकिन है कितना डिनोमिनेशन? 2000 रुपीज ही। पैसे कितने लेगा लेकिन आपसे? 2000। लेकिन कितना देगा आपको? सिर्फ 800 ग्राम। 200 ग्राम क्यों नहीं दिया? उसका वो प्रॉफिट मार्जिन है। द सेम वे, वैसे इतना समझने की जरूरत नहीं थी, आपको समझ में आ गया। मनी मार्केट के अंदर क्या होगा? लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपके सेविंग बैंक अकाउंट या एफडी से आपसे क्या ले लेते हैं? पैसे ले लेते हैं। और जब कोई लोन लेने आता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोन होते हैं, उसके लिए वो आपको दे देते हैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अभी इसमें ना, जिस प्रकार से वेजिटेबल मार्केट में बहुत सारे आपके कॉलोनी के बाहर कुछ वेजिटेबल बेचने आते हैं, कुछ कुछ एरिया स्पेसिफिक एक छोटी मंडी होती है, और एक क्या होती है? मंडई होती है। मंडई बोले तो कौन सी मंडई? मार्केट यार्ड, या हर एरिया की है। कुछ लोग बिब्बेवाड़ी बोल रहे थे, तो अपने अपने भावनाओं को संभालना। बट मंडी एक काफी बड़ी मंडी। इसी तरह क्या होता है, मनी मार्केट में भी होता है। एक होता है बहुत बड़ा मार्केट, जब आपको बहुत बड़ा लोन, दुनिया का अनशंट एकदम पैसा लेना रहता है, अंबानी अडानी इनको, तब वो वहां पास जाते हैं। हम जैसे गरीब लोग हैं तो हम कहां पास जाते हैं? स्मॉल मार्केट में। घर के आसपास कोई मंडी दिख जाती है तो वहीं से ले लेते हैं। अपन मंडई नहीं जाते, बोलते हैं कि वहां जाके इतना दूर जाएंगे, ठीक है, और इतना पेट्रोल एक्सपेंसेस होगा, इतनी मेहनत करेंगे, ठीक है, और रेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम पास के मार्केट से ले लेते हैं। द सेम वे यहाँ पास दो टाइप के, जैसे एक वहां होलसेल मार्केट होता है और एक यहाँ रिटेल मार्केट होता है। यहाँ पास उसको बोलते हैं मनी मार्केट, रिटेल मार्केट को बोलते हैं, और कैपिटल मार्केट बोलते हैं किसको? होलसेल मार्केट को। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिसने नहीं लिखा हो पिछले लेक्चर में तो प्लीज एक बार और लिख लीजिए। ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक बेस बनेगा। जो जो स्क्रीन में लिखा है दिख रहा है, देख लो।
और इन इंडिया मतलब देशभक्ति होती है, लिख लेना देशभक्ति। आ रही बात समझ में? सो चले आगे, लिख लिया, लिख लो टिम्बर मार्केट, फिश मार्केट, इलेक्ट्रिक मार्केट, कॉफ मार्केट, माड़ा मार्केट, सब लिख लो, वेजिटेबल मार्केट। द सेम वे मनी मार्केट। आ रही बात समझ में? रिटेल मार्केट में जब आप जाते हो तो आपको किस टाइप का लोन मिलता है? शॉर्ट टर्म लोन। जब कैपिटल मार्केट में जाते हो तो क्या मिलता है वहां? लॉन्ग टर्म लोन। तो जैसे आपके शॉर्ट टर्म लोन कौन से हो गए? फ्रिज, टेलीविजन, 1 to 5 years तक के। ओके, अब बात करते हैं, ये इन दोनों कंसेप्ट में हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे, और किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम ही उसका क्या रहता है? बोलो वर्ड, बैकबोन। ठीक है, इतना बड़ा ये बैकबोन वर्ड है कि फिल इन द ब्लैंक पे पूछा जा सकता है। ओके, तो उसको याद रखिएगा। फाइनेंस इज द डैश ऑफ द इकोनॉमी। फाइनेंस क्या होता है? बैकबोन होती है। अच्छा, आज एक बार फिर से मैं आपको बोलता हूं, फाइनेंस मतलब क्या होता है? फाइनेंस मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ मनी। लिखा हुआ है, चिंता मत करो। क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ मनी। लेकिन एक चीज नहीं लिखी है। अच्छा, मैनेजमेंट क्यों करना पड़ता है बताओ? कोई बताएगा मैनेजमेंट? आप अपने पैसों का मैनेजमेंट क्यों करते हो? यू आर राइट। लेकिन अपन इसको लेमन लैंग्वेज में, आप काफी टेक्निकल अच्छा बताया आपने, बट समझने की कोशिश करो बाकी स्टूडेंट भी। क्या होता है? जो चीज आती है और जाती है लाइफ में, उसको ही तो मैनेज करना पड़ता है। अरे देखो, मैं बहुत कंट्रोल करता हूं, ऐसे मत किया। अरे मैं क्या प्रिपेयर करके आया हूं क्या? मैंने बोला है, मैं समझा रहा हूं, सुनो, समझो बात को। रियल लाइफ में भी ऐसी ही बातें हैं। टाइम मैनेज करते हो, क्यों? टाइम निकलते जा रहा है। ठीक है, और क्या क्या मैनेज करते हो आप लोग? आप देखो, लेकिन आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपको पॉकेट मनी मिलती है, वो भी आप मैनेज करो। क्यों? क्योंकि पता है कि वो खर्च हो जाती है आपसे। ओके, स्पेंड कर देते हो। इसी तरह क्या होता है कि क्या समझने का मतलब है, जो मैंने फर्स्ट वाला टर्म बोला, जो चीज, अच्छा, खर्च कर देते हो मतलब वो जा रही है, लेकिन कहीं से आई भी तो थी। आई थी कि नहीं आई थी? सो इसीलिए हमको जो पैसे रिसीव्ड होते हैं, दैट इज रिसीट या इनकम और एक्सपेंडिचर। तो फाइनेंस मैनेजमेंट जब हम करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ मनी क्यों करते हैं? जो आपके पास पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो सोर्स, आने के सोर्स, आई से मांग रहे हो, बाबा से मांग रहे हो, ब्रदर सिस्टर से मांग रहे हो, जो आपके बड़े, समझ में आ रहा है क्या है? और दुनिया भर के धंधे कर रहे हो, पैसे कहां से आने चाहिए और कहां कहां जाने चाहिए, वो आपके लेवल का छोड़ो। आप लोग पता नहीं कहां कहां डालते हो पैसे, मेरे को पता नहीं है, लेकिन जा रहे हैं पैसे। तो इसी तरह मैनेजमेंट ऑफ मनी के अंदर क्या होता है, बहुत हल्के में ले रहे हो आप, क्योंकि ना एक पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया करके एक प्रीवियस चैप्टर है, उसमें पब्लिक, मैं उसको समझाता हूं। पब्लिक मतलब पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक का पैसा। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया तो समझ में आता है, देशभक्ति। ठीक है, सो पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक मतलब हम जैसी आम जनता, पब्लिक, उनका पैसा गवर्नमेंट के पास आता है और फिर से वो पैसा पब्लिक के पास जाता है। वो पब्लिक फाइनेंस मतलब पब्लिक के पैसे आने और जाने का ही क्या है, वहां पर स्टडी करेंगे हम। कहां कहां से पब्लिक से पैसा गवर्नमेंट लेती है और कहां कहां पब्लिक के ऊपर पैसे वो स्पेंड करती है। क्या वो मिलिट्री बॉर्डर में रख लगाई गई है तो मोदी जी ने अपने पर्सनल काम के लिए लगाया है? नहीं, आप सबके लिए लगाया है। आप ऐसा कोई भी काम, अभी अभी वो फॉरेन में जाते हैं, यहाँ की फॉरेन जो मिनिस्टर्स हैं, जो वहां बात कर रहे हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो किस लिए है? आपकी चीजों को अच्छे से यहाँ पास इंडिया में प्रोवाइड करने के लिए। जब यहाँ से आप जाओ और वहां कुछ दंड फंद कर दो, तो वो आपको बचाने के लिए, इसीलिए होते हैं। मूवी में थोड़ा बहुत देखते हो, फिर वो एम्बेसी में जाके छोड़ते हैं, बोलते हैं पहले चेक करो ये सही इंसान है कि नहीं, हम अपने जेल में डाल दें। एम्बेसी वाले बोलते हैं नहीं यार, ये पॉलिटिशियन का बेटा है, इसको अंदर रहने दो हमारे पास। तो व्हाट इज ऑल दैट? अरे मूवी की मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, यही होता है मूवी में। सो व्हाट इज ऑल अबाउट?
सो जो पैसा उनकी सैलरी जा रही, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे वो हमारे ऊपर थोड़ी ना जा रही है, वो उसके नहीं, ये सब आपके लिए जा रहा। सो पब्लिक फाइनेंस जो वर्ड है, पब्लिक का पैसा जो आता है और उन्हीं के ऊपर जो जाता है, स्पेंड किया जाता है, उसी को कहां कहां से हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ते हैं क्या, कहां कहां से आने वाला है और कहां कहां जाने वाला है, राइट। और जो हम ये इस मार्केट इसमें पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंस का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ मनी। अब मैनेजमेंट क्यों करोगे, सिर्फ पैसे आते रहे तो मैनेज करने की कोई जरूरत है क्या, उड़ाते रहो, राइट। प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, पैसे अनलिमिटेड वांट्स, बात बराबर बोल रहा है वो, लेकिन यहां पास थोड़ा सा अपन इसको पहले समझते हैं कि पैसे जो आ रहे हैं और वो उतनी स्पीड से जा रहे हैं, तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और वो बराबर बोल रहा है अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड, गवर्नमेंट भी चाहती है हर सारी ट्रेन हटा दो आधी रात को, चलो मैं भी चाहता हूँ ये बिल्डिंग को तोड़ो फिर से एक नया तरीके से बनाएंगे, ये पिलर मेरे को, बीम मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है, बोर्ड और ऊपर हो जाता, तो व्हाट इज ऑल अबाउट, नहीं किया जा सकता ना। चाहता तो इंसान बहुत कुछ है, सारी ट्रेन को हटा दो सब बुलेट ट्रेन रहेंगी, समझ में आ रही बात, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, सिर्फ एक चीज, क्या, फाइनेंस, पैसा, वो बराबर से देख रहे हैं कहां पास रिक्वायर्ड है, लेकिन अभी भी कुछ बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट है, ओके। सो ये डिफरेंस होता है, दैट इज कितना रिसोर्सेज हमको पर्टिकुलर किसी चीज के लिए देना चाहिए, ओके। तो यही होता है क्या, मैनेजमेंट। वो बोलेंगे अब हम साउथ और नॉर्थ कोरिया, कौन सा कोरिया पता नहीं मेरे को ध्यान, तो साउथ कोरिया ना, तो सारा पैसा हम डिफेंस पे थोड़ी ना लगा देंगे, समझ में आ रही है बात हमको। अरे नॉर्थ है ठीक है, जिम कॉन्ग टिम कॉन्ग कौन है, हाँ, मेरी भावना समझ में आ रही है ना आपको, हाँ फिर ठीक है। सो मैनेजमेंट ऑफ मनी क्यों करना पड़ता है लाइफ में, समझ में आ रहा है क्या, आप भी अपने लाइफ में मैनेजमेंट क्या क्या कर रहे हो बताओ, पैसों का कर रहे हो, टाइम का कर रहे हो, और किसका कर रहे हो, स्टडी का, स्टडी मैनेजमेंट भी बोलते हैं उसको, राइट। कब कितने टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, किसको कितनी इज्जत देनी है, राइट, क्लास को कितनी इज्जत देनी है, टाइम मैनेजमेंट आपका चल रहा है, ओके। कुछ लोगों को और कुछ इंपॉर्टेंट देखो क्लास में नहीं आया, कहीं और गए, कुछ लोगों को देखो वो पीटी क्या था, पीटी के लिए गया था ना, एग्जाम था उसका कुछ। सो लोगों के अपने अपने टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, द सेम वे जितना जब आपके पास लिमिटेड टाइम रहता है ना, तो ये सब करना पड़ेगा, समझ में आ रही मेरी भावना। अच्छा, ये पैसा किन लोगों को जरूरत रहती है, पैसों की जरूरत किनको किनको होती है, सबको होती है। सब में कौन कौन आते हैं, पहले अपन बात कर लेते हैं, इंडिविजुअल, बिजनेस हाउसेस, और हाँ बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री आ जाती है। सो एक होता है, देखो यहां लिखा हुआ है पब्लिक फाइनेंस, जिसको बोलते हैं क्या, इंडिविजुअल पर्सनल फाइनेंस। दूसरा आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब बिजनेस, एंड तीसरा आता है पब्लिक फाइनेंस, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट का, मतलब पब्लिक के लिए जो पैसा स्पेंड किया जा रहा है और उनसे लिया जा रहा है, समझ में आ रहा है बात। पब्लिक फाइनेंस प्रीवियस चैप्टर में है, ध्यान है। द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम कौन हैंडल करता है, मत बोल देना मोदी जी अभी, प्राइम मिनिस्टर नहीं हैंडल करता, कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है। और फाइनेंस मिनिस्टर किससे कोऑर्डिनेट करके करता है, फाइनेंस मिनिस्टर का, या कि गवर्नमेंट का बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। सो वो क्या करता है, अलोकेशन करता है रिसोर्सेस का, यहां पास रिसोर्सेस क्या है, मनी। सो फाइनेंशियल जो सिस्टम है इंडिया का, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं बताओ, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है हम पहले समझते हैं, फ्लो है, क्या है, फ्लो है, अरे फ्लो है, फ्लो पढ़ो। पहले क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, कौन होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। बैंक के अंदर कोई मैंने शॉप बनाई और यहाँ कोई भी प्रोडक्ट नहीं रखा, तो ये शॉप क्या रहेगी, शॉप रहेगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो रहेगी, लेकिन अंदर क्या बेचने वाले पता है क्या आपको, नहीं पता। तो उसके अंदर हमने एक मार्केट डाला, मार्केट के अंदर हम, मार्केट मतलब क्या हो गया, होलसेल मार्केट बनाना है आपको वो शॉप के अंदर, कि रिटेल मार्केट बनाना है, समझ में आ रही है। तो फाइनेंशियल मार्केट मतलब मनी मार्केट रहेगा कि कैपिटल मार्केट रहेगा, या तो दोनों मार्केट रह सकते हैं, बहुत सारी शॉप होती है ना जो होलसेल भी है और रिटेल भी है। मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर क्या बनाया हमने,
मार्केट। कौन से दो मार्केट होते हैं? अच्छा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन सी होती हैं बताओ, किसको बोलते हैं? जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में डील करती है उन्हीं को बोलते हैं अपन क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो जैसे लोन देगी, डिपॉजिट देगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, इसी तरह क्या होता है फिर फाइनेंशियल मार्केट, उसके अंदर क्या रहेगा? फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मतलब रिटेल मार्केट है कि होलसेल मार्केट है पैसों का। अब वो होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, अभी भी बताओ दुकान के अंदर क्या बिक रहा है, पता है क्या आपको? नहीं, लेकिन नाम में आपने पढ़ा था मनी। मनी मतलब पैसे रखे गए हैं रिटेल में एंड होलसेल में, मतलब पैसों की खरीदी और बेची जाएगी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मनी होगा उस मार्केट के अंदर। अब उसके अंदर ना अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं उस मार्केट के अंदर, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं बैंक के अंदर। कौन सा लोन चाहिए? इंडस्ट्रियल लोन, एग्रीकल्चरल लोन, समझ में आ रहा है क्या? एजुकेशनल लोन, कार लोन, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, मैरिज लोन। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझ में आया कि आपको इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं? ओके, अब उन इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ उस इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती है जो कि फ्री में रहती है। क्या रहती है? एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती है जो कि क्या है आपके लिए? कंप्लीटली फ्री। क्या है? फ्री। जैसे कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं आपको? कंसल्टेंसी सर्विस मिलती है कि कहां पास पैसे डालने चाहिए, निकालने चाहिए। एडवाइजरी सर्विस, इंश्योरेंस के लिए मिलता है, बोलता है लाइफ इंश्योरेंस करा लो, कार इंश्योरेंस करा लो, पर्सनल इंश्योरेंस करा लो, होम इंश्योरेंस करा लो, ये इंश्योरेंस। तो वो इंश्योरेंस हो गया। वेल्थ मैनेजमेंट होता है, बोरोइंग एंड लेंडिंग की हेल्पिंग होती है, ऑनलाइन यूपीआई ट्रांजैक्शन की हेल्पिंग होती है, फंड्स ट्रांसफर करने की हेल्प होती है। मतलब ये सारी सर्विसेज के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं क्या? नहीं, फ्री में मिल रहा है। घर से आके चेक लेके चले जाते हैं, आपके यहाँ से कैश लेके डिपॉजिट करने चले। व्हाट इज ऑल अबाउट? ये क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज है। क्या आपको इन चार शब्दों के फाइनेंशियल system in India comprises of four components. One is financial institution, second is financial market, third is financial instrument and fourth is financial services. भूलोगे क्या? नहीं। इसमें से सिर्फ हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? फाइनेंशियल मार्केट। तो मार्केट किस टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक रिटेल मार्केट एंड होलसेल मार्केट। रिटेल मार्केट इज नोन एज मनी मार्केट एंड होलसेल मार्केट इज नोन एज कैपिटल मार्केट। एंड इन दोनों मार्केट के अंदर हम क्या करने वाले हैं? चीक चीक के उसने लिखा है, देखो, बाइंग एंड सेलिंग, सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल। जो प्रोडक्ट आप अपने अपने यहाँ क्या प्रोडक्ट रखा था आपने? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रखा था। और वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? स्टॉक, बॉन्ड्स, शेयर। समझ में आ रहा है? सब लिखा हुआ है। सो ये फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को का ही हम क्या करने वाले हैं? सेल एंड परचेस करने वाले हैं इस मार्केट के अंदर। सो इसके अंदर विदेशी मुद्रा भी आती है जिसको बोला जाता है फॉरेन करेंसी। सो बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में। क्या ये आप प्रीवियस लेक्चर में नहीं आए थे? ये इस यही होता है, समझ में आ रहा है? सो क्या होता है, और इसके पूछने के बाद ना लेक्चर भटक गया था दूसरे डायरेक्शन में, और उसके बाद मैंने दुनिया का ज्ञान दिया था। वो ज्ञान लेक्चर में रिकॉर्डेड है, वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है? सो हम रहते हैं टॉपिक के अंदर। आपका डाउट जायज है। ओके, इसके लिए क्या करना है? पर्सनल कंसल्टेंसी देना। हाँ, पता है ना आपको क्या करना है? सो तुम तो ऐसे बोल रहे थे कि बॉन्ड्स तो आपको पता है, जैसे जेम्स बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो आपको पता है। डेरिवेटिव सुन के आप एकदम एक्साइटेड हो गए। हाँ, समथिंग न्यू। हाँ, वेल डन। ये मैथ्स के डेरिवेटिव्स यहाँ लेके आ गए हैं भाई, संभालो अपने आप को। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट थ्रू। अब हम बात कर रहे थे ये मार्केट कौन चलाता है? कौन चलाता है? बिजनेसमैन चलाते हैं, बराबर है, जिसको बोलते हैं अपन क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब उस इंस्टीट्यूशन के नाम अलग अलग होते हैं। कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं? जैसे बैंक हो गए,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, ब्रोकर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, डिस्काउंट हाउसेज हो गए, ये सब हैं, सब समझेंगे। देखो यहाँ उन्होंने क्या दे दिया है आपको, छेड़ दिया है। हर किसी के बाद बात करने जाए तो दो दो तीन तीन लेक्चर लग जाएंगे। जैसे डिस्काउंट हाउसेज, आप बोलोगे डिस्काउंट हाउसेज, यहाँ अच्छा डिस्काउंट तो मिलता है, तो समझ में आ गया। ब्रोकर, अच्छा ये वही वाला फ्लैट वाला ब्रोकर है अपना, तो अपने आप को संभालो। ये ऑपरेट करते हैं, इनके बारे में आगे कुछ भी दिया हुआ इस चैप्टर में नहीं है, क्योंकि दीज ऑल आर कवर्ड अंडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बट हम इस चैप्टर में अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल मार्केट, उसके बारे में सब बताऊंगा। क्या हम फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें दी हुई है, उतना अपन देखेंगे। सो फाइनेंशियल मार्केट जो मैंने बताया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द कैपिटल मार्केट एंड द सेकंड इज मनी मार्केट। सो मनी मार्केट मैंने आपको स्टार्टिंग में ज्ञान दे दिया था, बताओ क्या होता है। शॉर्ट टर्म मार्केट, शॉर्ट टर्म लोन, जहां शॉर्ट टर्म फंड्स आपको मिलते हैं। सो लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, इट इज अ मार्केट फॉर नियर मनी। नियर मनी मतलब आपके पास जो मनी है तुरंत आपको मिल जाएगी। बहुत बार मेरे को मैसेज आता है, आपको भी, आपके पेरेंट्स को मैसेज आता रहेगा, देखोगे कि यस, कहां से आए, कहां थे अभी तक तुम स्पाई वगैरह तो नहीं हो ना, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर वगैरह सब पता है तुमको, हाँ आते रहते हैं। क्या करते हो तुम दुनिया में, क्या करते क्या हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो थोड़ा सा, उसके साथ में बैठो। इनका प्यार इजिली मिल जाएगा आपको। क्या करने वाले हो आगे चल के दुनिया में, बिजनेस। और पढ़ाई में क्या करने वाले हो, BCom MBA, MBA विथ फाइनेंस एंड एंट्रेंस फॉर आई। शार्क टैंक में कुछ दिन के बाद ये मिलेगा, फिर उस बेटा पहचान मैंने बहुत बार आपको बोला है, देखा डेरिवेटिव बोलने के बाद पूरा टॉपिक भटक गया ना आपका। पिछले लेक्चर में भी यही हुआ था। सोशल कॉन्टेक्ट्स बना के रखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कल पता चला CM PM फाइनेंस मिनिस्टर के आसपास बैठा हुआ तो आपको पहचानेगा ही नहीं फिर। भाई हम लोग को ध्यान रखो, हाँ मजाक नहीं कर रहे हैं। कब कौन, जैसे वो शीतला देवी अब शांत बैठी तो आपको मजा, कब कौन कहां पहुंच जाए, भाई कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम लोग अभी हंसी मजाक में ले रहे हो। तुमको पता था क्या, मेरे क्लास में मेरे बैचमेट को पता था क्या, अपने बच्चों को उनको मेरे पास भेजना पड़ेगा, हाँ। सो सबसे बना के रखनी पड़ती है। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया सोशल कॉन्टेक्ट बना के रखो। पता चला तुम भी बना लो, हाँ भाई वो ये सब है ना हल्के में, मतलब सीए कर रहे हैं ये इधर उधर, हाँ काम आएंगे, ठीक है। IIM वाले थोड़ा ज्ञान मिलता रहेगा तुमको, हाँ? और कुछ लगे तो इंदौर वाले में काफी स्टूडेंट गए हुए हैं, हाँ? तो वहाँ का एक्सपीरियंस, रैगिंग वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। नहीं क्या फैक्ट है जो बता रहा हूँ ना, तुमको क्या लगा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही मतलब क्या वहां दिखाते एकदम ब्रिलियंट, जो यूनिक दिमाग रखते हैं ना वही रैगिंग ले पाते हैं। मतलब रैगिंग लेने में भी क्वालिटी लगती है ना भाई। नहीं तो तुम क्या पूछोगे, नाम क्या है, गांव क्या है, हट जाओ, ये रैगिंग हुई क्या भाई, क्या क्या कैसी कैसी क्वालिटी की रैगिंग होती है। वो हॉस्टल डेज एंड ऑल देखो, सीरीज वेब सीरीज क्या रैगिंग लेते हैं यार, मैं एग्जांपल भी नहीं दे सकता। सो कम बैक टू द टॉपिक, ओके। बना लेना दोस्ती, शाम नीचे जाके चाय पी लेना तिलक में। और वो चतुर की तरह, चतुर चतुर ही नाम था, नहीं 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 रे, अरे वो रणछोड़ दास छाछर नहीं, वो जो रहता था, जो बहुत ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट मानता, वो चतुर ही था, चतुर था। तो टंकी में जाके वो लिख के आते थे ना, तो वो तिलक होटल के वहां पास लिखने का, 5 साल बाद यहीं पास चाय पीते हम मिलेंगे, ठीक है। सो लिख के आना गोद के एकदम अच्छे से, बिकॉज वो इतना पुराना है। वो जिस प्रकार से बेरे क्लासेस पुराना है ना, उतना ही पुराना वो भी है 1980 से, ओके। उसके यहाँ एक मोटिवेशन बहुत अच्छा है, जब काउंटर में जाना ना, एवरीवन सी दैट, जो करेंसी का वो नोट लिखा है ना, पता नहीं कितने करोड़ लिखे हैं उसमें नोट में, एक सिंगल नोट, वो भविष्य वाली नोट लगा के रखा है क्या। तो
बहुत अच्छी चीज है। और भाई बंदा चाय बेचने में भी इतना लोग छाप रहे थे, ये क्या है? क्या वो क्या कमाए होंगे, इनसे जाके पूछो, वो अकेला एक शॉप में इतना कमा के बैठा हुआ है। वो एमबीए चाय वाला जितना पूरे देश भर में नहीं बेचता, वो अकेले एक दिन में बेच देता है। ठीक है, तो वो अभी ना दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, नीचे जाके देखना उसके यहाँ सुबह से रात तक। सोचो आप घर में बैठे हो तो भी वो चाय बेच रहा है। आप चाय पी रहे हो, कितने चाय तब बिक गई हो तुम्हारे, जाते जाते घर पहुंचते वक्त कितनी चाय बेच दिया उसने। सो डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। भाई गजब के लोग हैं, देख के कभी कभी लगता है यार इतनी बड़ी जगह मैंने भी चाय का टपरी चलेगा। आ जाओ। सो शॉर्ट टर्म फंड्स, लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स के बारे में बोला है यहाँ पास। सो हमने पहले ही सीख लिया यहाँ पास कौन सा मार्केट है ये, रिटेल मार्केट है। रिटेल मार्केट के अंदर हमारा क्या रहेगा, जो छोटे मोटे जिनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको फ्रिज चाहिए, टेलीविजन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो ये देखो यहाँ पास लिखा है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेड बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रोमिसरी नोट्स। अच्छा एक वर्ड यहाँ पास आया है, आपने उसको देख के नजरअंदाज किया, कौन सा वर्ड बोला उसने, नियर मनी। तो ये शब्दों के साथ आपको धोखा हो जाता है। नियर मनी इज ऑल्सो नोन एज डैश, आपकी जिंदगी में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, सो वो कभी ये नहीं पूछेगा मनी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज, तो आप क्या लिख के आओगे मालूम है, रिटेल मार्केट। भाई रिटेल मार्केट जैसा कोई शब्द इस दुनिया में नहीं है। सच इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड, less risky and easily marketable with a maturity period of 1 year or less than 1 year। उसी को बस अपन क्या बोलते हैं, मनी मार्केट। प्रोमिसरी नोट, यहां बिल के बारे में बोला है, ट्रेड बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, कितना पीरियड रहता है, 3 मंथ, प्रोमिसरी नोट 3 मंथ। समझ में आ रही बात है। तो ये सब चीजें हैं। अब कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा, उत्साह, क्यूरियोसिटी एकदम अंदर से फूट फूट के निकल के आ रही थी, तो उनके लिए है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसको मैंने लिखा है, अरे मैं कुछ लिख लिया करो तो आप भी लिख लिया करो, क्या लिखा है मैंने बताओ, एसेट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ही क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं। और वो क्या होते हैं, जेम्स बॉन्ड, इक्विटी शेयर्स, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो मैं भी ना कोशिश करूंगा जितना उन्होंने लिखा है उतना ही बताऊं, नहीं तो आपके जिंदगी में ना कंफ्यूजन फ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा। सो बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब वो शेयर्स नहीं होते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, दुनिया का हर डेट इंस्ट्रूमेंट, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इन अ वेरी ब्रॉडर लेवल, जहां पास एक पैसे दिए जाते हैं लमसम और बाद में विद इंटरेस्ट वो मिल जाता है, उसी को बोलते हैं अपन डेट इंस्ट्रूमेंट, जिसके ऊपर क्या रहता है, परसेंटेज फिक्स रहता है, फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलना कंफर्म रहता है, उसी को अपन कौन सा बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट। ये लेस रिस्की नहीं, नो रिस्क, इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता। जैसे लाइक एफडी हो गया, एनएचआई के बॉन्ड्स हो गए, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, तो नाम में लिखा है 10% आपको मतलब मिलना है। समझ में आनी बात है। तो इनको क्या बोलते हैं, आप डायरेक्टली किसी को अभी 1 लाख रुपए दे रहे हो, 1 साल के बाद 1 लाख प्लस आपको इंटरेस्ट मिल जाएंगे। देखो मैंने आपको अभी फिर से बोल रहा हूं, आप ना अभी मनी मार्केट के नीचे ये पढ़ रहे हो, क्या ये सारे इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट के, ऐसा नहीं है, दीज आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोला है, इसने कहीं भी रिटेल एंड होलसेल की बात नहीं की है, तो गलत इंटरप्रेट नहीं करना। तो रिफर्स टू अ डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आइदर कंपनीज और आइदर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे, जैसे आप नितिन गडकरी जी जानते हो, वो बहुत बार बोलते रहते हैं हम पब्लिक से ही पैसे लेते हैं और पब्लिक के लिए ही हम रोड बनाते रहते हैं, सुना है आपने। तो वो एनएचआई बॉन्ड, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड ऑल सब्साइड, तो वो इसी तरह, एक चीज नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए उन्होंने पैसे लिए। और गवर्नमेंट भी ना बहुत सारे तरीकों से, जैसे रेलवे का डेवलपमेंट करना था, आईआरसीटीसी का उन्होंने क्या लाया, आईपीओ लाया। अरे है कौन, प्राइवेट कोई कंपनी है क्या, नहीं गवर्नमेंट की कंपनी है। उन्होंने पब्लिक से, डेट इंस्ट्रूमेंट कब यूज किया जाता है, जब आप अपने रिस्क को मैनेज करना होता है, जब आप अपनी ओनरशिप को मैनेज करना होता है। देखो वही है, बहुत सारे शब्द है मेरे पास, अब आप सब चीज में कंफ्यूज हो गए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये क्या चल रहा है, आपको मैनेज कर रहे हैं। जैसे शेयर्स आपको भी पता है बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं,
तो आपको रिस्क को डाइल्यूट करना है और थोड़ा मिक्स एंड मैच करना है, तो बोलते हैं ना कुछ पैसे आप प्रॉपर्टीज में लगाओ, कुछ पैसे कहाँ लगाओ, एफडी में रखो, कुछ पैसे कहाँ रखो, शेयर मार्केट में रखो। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ मैनेजिंग द रिस्क। समझ में आ रही बात है? द सेम वे इसी तरह क्या होता है, आपने मे बी कुछ लोगों ने पढ़ा है तो उनके लिए स्पेसिफिकली आइदर सीए में, सीएस में, एसपी में, जहां भी आपने पढ़ा हो, जो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये क्यों है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट? कोई बताओ। आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। किसको चाहिए? इनको चाहिए क्या? नहीं, हमको चाहिए। तो ये बेचने के लिए बैठे हैं। समझ में आ रहा है? सो जो कंपनीज की फंड्स की रिक्वायरमेंट है या पब्लिक की फंड्स की रिक्वायरमेंट, वो क्या है? अनलिमिटेड, बहुत ज्यादा है। तो वो यहां से वो देते हैं। इसी तरह जब कंपनीज को पैसे चाहिए रहते हैं एक्सपांशन करने के लिए, तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैसे लेती है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू करेंगे, कंपनीज को पैसे चाहिए तो वो अपने प्राइवेट बॉन्ड्स या प्राइवेट डिबेंचर्स इश्यू करते हैं। तो नाम अलग अलग है एक ही चीज, डिबेंचर बोलो या बॉन्ड्स बोलो। समझ में आ रहा है? अरे नाम अलग करने से लिए क्या, नाम अलग करने से क्या कुछ अलग आएगा क्या आपके पास? आने क्या वाला है? अल्टीमेटली पैसे ही आने वाले हैं। और ये सब किसके लिए चल रहा है? पैसों के लिए चल रहा है। आप बॉन्ड्स इश्यू करो, डिबेंचर्स इश्यू करो, शेयर्स इश्यू करो, अल्टीमेटली आने क्या वाला है? पैसा। और जो भी पैसा दे रहा है क्या उम्मीद से दे रहा है? कि आप उसको ज्यादा पैसा रिटर्न में लाके दोगे। अब वो परसेंटेज है। अब जैसे इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं बताओ? देखो यहां पास लिखा हुआ है, ये कौन से बोरोइंग किस टाइप की होती है? ये लॉन्ग टर्म होती है, क्योंकि बॉन्ड्स एक दिन के लिए नहीं होते हैं। मोर देन 5 years, 10 years, 15 years, 20 years के लिए बॉन्ड्स जनरली इश्यूज होते हैं। समझ में आ रही बात है? इक्विटी शेयर्स, शेयर्स ऑफ अ कंपनी हेल्ड बाय आइदर इंडिविजुअल और अ ग्रुप। अब शेयर्स हेल्ड बाय कंपनी, अब कंपनीज मालूम है ना, शी वालों को पता है कंपनीज कितने टाइप की होती है? उसका पूरा चक्रव्यूह बना हुआ है, कितनी कंपनीज होती हैं। ओके, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ज्वाइंट कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, वन पर्सन कंपनी, इतनी कंपनीज होती हैं, इतनी कंपनीज होती हैं कि आपको याद भी नहीं, मेरे को भी याद नहीं है, खुद बोल रहा हूँ। सो व्हाट इज ऑल अबाउट, हाँ मेन हमको पता है एक कंपनी होती है, तो कंपनी के अंदर गवर्नमेंट भी आ जाती है। अल्टीमेटली ये सब शेयर्स क्यों इशू करते हैं? इनको क्या चाहिए? पैसे। तो ये सारे एसेट्स बेच करके हम क्या लेते हैं मार्केट से? पैसे ही लेते हैं, पैसे, मनी। समझ में आ रही है भावना मेरी? डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ये रिफर्स टू अ फाइनेंशियल, एक वर्ड यहां पास है, वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या? सिक्योरिटी विच derives its value and price from the underlying assets such as bond, stock, currency, interest rate, commodities. डेरिवेटिव्स हमेशा जब खरीदा जाता है तो इन सब का कुछ एक पार्ट रहता है जिसको मिक्स करके मेन हमारा क्या है, रिस्क को क्या करती है? मिटिगेट करती है, नलीफाई करती है। जैसे मैं रिस्क आपको बताता हूं, आप समझना। आप आगे चल के ये सीए या एमबीए फाइनेंस या हर जगह पढ़ोगे डेरिवेटिव्स के बारे में। ध्यान से सुनना। जब आपने फॉरेन में कोई गुड्स बेचा तो आपको क्या आने वाला है? डॉलर आने वाले हैं, समझ लो। तो डॉलर तो आएंगे, लेकिन आपको भी पता है डॉलर का जब देखो पैसा क्या रहता है, कभी चढ़ता रहता है, कभी फ्लक्चुएट होता रहता है। आपको कब मजा आएगा? डॉलर का रेट बढ़ा हुआ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं सभी देवी देवताओं से रिक्वेस्ट करता हूं। डॉलर का रेट जब बढ़ा होगा तो आपको मजा आएगा कि कम होगा तो मजा आएगा? देखा कंफ्यूजन आया ना? तो क्या होता है, हम जब डॉलर वर्सेस हम जब रेट लिखते हैं कि $1 इज इक्वल टू 81 रुपीज, सो जब डॉलर का रेट बढ़ा है इसको बोलते हैं इंक्रीज्ड है रेट। और इसी को बोलेंगे, अरे यार मेरे को पेन ही नहीं पसंद आती है, चलो 76 रुपीज, इसको बोलेंगे कम है रेट और इसको बोलेंगे ज्यादा है रेट। मालूम है हमको फायदा कब होगा? हम बोलेंगे डॉलर का रेट 100 रुपए पहुंच जाए, हमको और मजा आएगा। क्यों? हमको फॉरेन करेंसी आ रही है, हमें $1 जो हमको 80 रुपए में जो मैंने प्रोडक्ट बेचा था उसकी जगह मेरे को 100 रुपए मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या बात? अब लेकिन आपको एक और रिस्क है, 80 रुपए एकदम कट टू कट कॉस्टिंग में आपने बेचा है और 76 रुपीज डॉलर के रेट गिर गए,
तो आपको आएंगे कितने 76 रुपये, आपको 4 रुपए का ना एक्चुअली लॉस हो जाएगा। मतलब मार्केट अब्रॉड और ये फॉरेन मार्केट एक्सपोर्ट क्या एकदम मार्जिन में चल रहा है, ठीक है। जो कंट्री ज्यादा अच्छे एकदम कॉम्पिटिटिव रेट में दे रही है उसी से ले रहे हैं, आपने बेच दिया। अब आपको रिस्क किस चीज का है, किस चीज का है, डॉलर की वैल्यू गिर गई तो आपको ना मेजर लॉस हो जाएगा। बिजनेस किया कुछ भी नहीं, मतलब इतना किया और पैसे उल्टा क्या खा रहे हैं हम, लॉस आ। तो ये रिस्क को मिटिगेट, नलीफाई, कम करना, या कि रिस्क को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको लेने से वो रिस्क क्या हो जाती है, नलीफाई हो जाती है। मतलब उसमें ऐसा लिखा रहता है 3 महीने बाद, मतलब आज मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, आज आपने रेट फिक्स किया, आज आपने रेट फिक्स किया कि मैं 80 रुपए में आपको बेचूंगा ये प्रोडक्ट। अब आपको पैसे कब आने वाले हैं, आपको पता है 3 महीने बाद आने वाले हैं। मैं आज रेट फिक्स किया, मैं बोल रहा हूं मैन्युफैक्चर करके मैं 1.5-2 महीने में आपको भेज दूंगा अब्रॉड, और पैसे मैं उसके 1 महीने बाद दूंगा। मतलब आपको पैसे आने की डेट पहले से पता है, लेकिन आपको उस दिन की डेट में पता है क्या डॉलर की रेट क्या होगी, नहीं पता। तो आपको वो रिस्क को, वो रिस्क है क्योंकि आपने कट टू कट दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम ये ऐसे एक ट्रांजैक्शन के अंदर घुसेंगे जिसमें बोलेंगे देख भाई, तू आज छोटा सा मेरे से कमीशन ले ले, लेकिन ये डॉलर 3 महीने बाद मेरे को आ रहा है, मेरे को 80 रुपए या इससे ज्यादा, मतलब इससे कम में गया 80 रुपए से, तो मैं तेरे को कितने में बेचूंगा, 80 रुपए में। तेरे को इस $1 के अगेंस्ट में तेरे को कितना देना पड़ेगा, 80 रुपए। यदि 80 रुपए से ज्यादा रहा तो मैं तेरे को बेचूं या कहीं बाहर बेचूं, ये तेरा से लेना देना नहीं है। तेरे को बेचूंगा जितने में मार्केट रेट चल रहा होगा, 80 रुपए से ज्यादा में, तो वो मैं तेरे से लूंगा। समझ में आ रहा है क्या। किस चीज का जो ये 80 रुपए से कम होने का रिस्क है, उसके लिए उसने क्या खरीद लिया है, एक इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, किससे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कि आने वाले भविष्य में अब उनको क्या क्या फायदा है बताओ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या फायदा है, कमीशन मिल रहा है। जैसे आपने एक अंडर राइटर सुना है, अंडर राइटर सबने सुना है, कुछ कुछ लोगों ने सुना है। अब क्या होता है, शेयर्स मार्केट में जब हम इशू करते हैं कोई कंपनी, तो उनको किस चीज का डर होता है, लोगों ने हमारा शेयर नहीं खरीदा तो आईपीओ पूरा फेल हो जाएगा, सबका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, तो ये रिस्क है। तो हम एक बीच में ना बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, उनको बनाते हैं अंडर राइटर। अंडर राइटर का काम क्या रहता है, देख भाई मैं आईपीओ निकाल रहा हूं, मैं पब्लिक को बोल रहा हूं खरीदो, यदि पब्लिक ने नहीं खरीदा तो तेरे को खरीदना पड़ेगा, यदि पब्लिक ने खरीद लिया तो तेरे को खरीदना नहीं पड़ेगा। लेकिन पब्लिक ने खरीदा या नहीं खरीदा, मैं तेरे को क्या दूंगा, कमीशन। और ये एज पर रूल के अकॉर्डिंगली अंडर राइटर रखना, जैसे रिलायंस भी यदि अपना शेयर इशू कर रहा है तो उसको भी अंडर राइटर रखना कंपलसरी है। लेकिन अब बताओ, जब रिलायंस या टाटा बिरला का जब आईपीओ आएगा, तब अंडर राइटर को कमीशन क्या मिलेगा, कम। बेटा मैं तेरे को अंडर राइटर रख रहा हूं, मेरे को कल आके ये सारे पैसे वापस कर देना बेटा। हाँ, क्यों, उनको पता है साले तू मेरा नहीं रखेगा, अब्रॉड में इतने डिमांड है, पूरी दुनिया भर में मेरा इतना डिमांड है कि मेरे को इसकी डर नहीं है। ये डर, और ज्यादा कमीशन इनको कब मिलता है अंडर राइटर को, जब जब स्मॉल कंपनी है, जब मालूम है रिस्क ज्यादा, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा कमीशन। अच्छा, ये बात समझ में आ रहे हो क्या, कितना बड़ा रिस्क है अंडर राइटर के पास भी, रिस्क है या जो भी बोलो। मतलब सोचो जो जनता को आप दे रहे हो, लेकिन
माइक कब बंद हुआ? सो जस्ट 2 सेकंड पहले आवाज गई थी, जो मैंने चेक किया। सो यहाँ पर डेरिवेटिव्स में क्या आ रहा है, मेन फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है। तो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं कि जितने भी प्रकार के, ये मैंने फॉरेन एक्सचेंज का एक एग्जांपल दिया है। आपको दुनिया में जिस जिस भी चीजों का रिस्क हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट में घुस सकते हो। यहां पास ऐसा चलता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। समझ में आ रहा है? इसी को बहुत सारे मतलब अनलिमिटेड, अनलिमिटेड आप किसी भी प्रकार के रिस्क को क्या कर सकते हो, मिटिगेट मतलब नलीफाई कर सकते हो एक कॉन्ट्रैक्ट में। जिनको ये चीजें आती हैं डेरिवेटिव, दे आर एंजॉयिंग अ लेवल ऑफ प्रॉफिट। कैसे मालूम है? एक को अब सब तो बताएंगे नहीं, समझने की कोशिश करना। मैं एक बार और बताता हूं। आपने कोई स्टॉक को आज खरीदा है, कितने में? 150 रुपीज में खरीद लिया है, एक XYZ शेयर्स है। आपने, मैंने बोला ना आपको, कोई कोई भी टाइप का तो एक शेयर्स को अपन इंटर करते हैं। आपने 150 में खरीदा है। आप एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हो, 2 महीने बाद मैं तुमको ये 165 में कम से कम बेचूंगा। वो बोलेगा क्यों? इसके लिए मैं तुमको क्या दे रहा हूं? कमीशन। तुमको चलता है तो बताओ। और मार्केट में ओपन ट्रांजैक्शन चलता है। इसी को कुछ लोग को बताता पता है क्या वर्ड बोलते, समझ में आएगा। अब उसने क्या ले लिया? कमीशन। बोलता है लेकिन मैं 5 रुपए कमीशन लूंगा। आप बोलोगे ले ले। आपको आएगा कितना? 160। नहीं नहीं, प्रॉफिट कितना होगा? 15 रुपए। नहीं नहीं नहीं, पहले रुको तो, पहले पूरा प्रॉफिट बोलो कितना होगा? 15 रुपीज। आपने 5 रुपए कमीशन दे दिया, 10 रुपए का बैठे बैठे विदाउट एनी रिस्क। लेकिन अरे ये इतना इजी नहीं है। अरे रुको तो, इसको मार्केट यदि चला गया 168, तो कमीशन कितना मिल गया उसको बैठे बैठे? 5 रुपए। उसका कुछ गया क्या? समझ में आ रहा है रिस्क? और उसका प्रोडिक्शन लग रहा है कि कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, 165 चला जाएगा। इसलिए उसने क्या किया है, उसको लग रहा है 190 जाएगा। उसको क्या लग रहा है? 190 जाने वाला है। और इसके पास क्या पावर रहती है? 165 से नीचे गया तो इसी को बेचेगा 165 में, और ज्यादा गया तो ओपन मार्केट में बेचेगा। ऐसा वाला नहीं होता है कि अब ज्यादा भी हो गया तो 165 में ही बेचना पड़ेगा। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। समझ? कमीशन गया, अरे तो ठीक है मेरे से भी ले लो भाई। कोई ऐसा कौन? इसी को एक वर्ड बोलते हैं स्टॉक मार्केट में। किसको किसको? नहीं ना, ऑप्शंस। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सी चीजें, इतना ही आसान होता, सबको दिखता आसान है, जब जाते हैं वहां पास कुछ फिगर पॉइंट में चलते रहते हैं, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता चल क्या रहा है। समझ में आ रहा? इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। कोई इंटर नहीं करता। इवन आई एम नॉट, मैंने भी कभी नहीं किया, कभी नहीं किया ऑप्शंस में काम। ओके, इंट्राडे में किया है, डिलीवरी में किया है, शेयर्स में अच्छे से कर रहा हूँ। मेरे को म्यूचुअल फंड पसंद नहीं है। धोनी और सचिन बहुत मेहनत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, लेकिन मैं मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं हूं। ओके, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अरे आगे बोल भी रहे हो और आगे आ जाइए मैदान में। देखा है ऐड कि नहीं? अरे रेडियो टेलीविजन कहीं नहीं छोड़ा है। दो दो इतने बड़े क्रिकेटर्स को ऐड दिया जा रहा है। इससे आपको समझ, अब समझ में आ रहा है मैं म्यूचुअल फंड के खिलाफ क्यों हूं। जो समझदार, जो पढ़े लिखे हैं उनको समझ में आएगा। जो म्यूचुअल फंड से बीच में कमीशन मिल रहा है, देखो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, स्टॉक एंड डेट इंस्ट्रूमेंट में वो भी इन्वेस्ट करते हैं, उससे पैसे आते हैं। जो प्रॉफिट वो कमाएंगे उसमें से किसको किसको देना पड़ेगा? पहली बात तो ये जो बिजनेस कर रहा है उसको, जो उसको फंड्स को मैनेज कर रहा है बोलते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर, उसको बड़ी अमाउंट रहेगी बिकॉज उसी ने तो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट किया है। फिर धोनी और सचिन को, तो मतलब प्रॉफिट कमाएंगे कितना और इनको कितना दिया जा रहा है, तो आपके पास क्या आएगा?
समझ में आ रही बात है? यही चीजें आपने ब्लू चिप्स फंड्स वगैरह में जो टॉप परफॉर्मिंग, अब वो भी क्या बोलेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर, वी आर इन्वेस्टिंग इन सो कंपनीज, खुद ही कर लेंगे भाई। लेकिन लेकिन इसके लिए क्या होता है, मार्केट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कब इंटर करना चाहिए, कब एग्जिट होना चाहिए, बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। बात समझ में आ रही है? आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, डेरिवेटिव्स। इसी तरह क्या होती है आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रिफर टू, फिर से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या रहती है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट रहता है। गवर्नमेंट को जब फंड्स की जरूरत पड़ती है, आइदर किसके पास जाती है, आरबीआई के पास, फिर नहीं तो अपने देश वालों को मांगती है, बोलती है देखो मैं एक अपने यहाँ से गोल्ड बॉन्ड्स इशू कर रही हूँ। क्या है कि गवर्नमेंट ने देखा बहुत लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, किस लिए कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो गोल्ड खरीद खरीद के घर में रख रहे हैं। बोलते हैं भाई रुको रुको, इतना गोल्ड जब आप खरीदते हो तो इनको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम क्या इशू कर रहे हैं आपको, गोल्ड बॉन्ड्स। आज जो रेट चल रहा है गोल्ड बॉन्ड्स, उस रेट में खरीद लो, या उससे और कम रेट में देती है, सब लोग को अट्रैक्ट लगता है। जिस दिन भी आपको बेचना होगा तो जो गोल्ड का मार्केट रेट चल रहा है उस रेट से बेच देना। तो आप क्या बोलोगे भाई, आपका पर्पस क्या था बताओ, गोल्ड के रेट में एक पेपर दे दिया आपको, वो भी क्या, वर्चुअल पेपर। समझ में आ रही बात? और उसके बाद आपको बेचने के टाइम में क्या मिल रहा है, जो गोल्ड का एक्चुअल उस दिन मार्केट रेट होगा। तो आपको क्या बोलोगे, क्या प्रॉब्लम है? सिक्योरिटी का रिस्क भी नहीं, घर में चोरी हो जाए, लॉकर का रेंट देने की जरूरत नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं। समझ में आ रही बात है? सो देयर आर सो मेनी ई गोल्ड, जो बोलना है बाबा आप बोलते रहिए, विथ अ प्रॉमिस ऑफ रीपेमेंट एट मैच्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहती है, बहुत अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है। इसी तरह देखो बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, इसके बारे में आपको पता है, ये रीड करिए और उसके आगे रीड करिए। ये था आपके स्क्रीन के सामने, रीड इट फास्ट। मेरे को समझ में आ रहा है आपको कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, देखो इतना ही इंटरेस्टिंग ये सारी चीजें हैं। मैंने आपको बोला था ना, एडीआर जीडीआर आप लोग सुनोगे, फिर लोरो अकाउंट, ध्यान आ रहा है? लोफो नहीं बोला है मैंने, मैंने बकवास नहीं, जो बोला है वही सुनने का बस, कुछ और नहीं सुनने का। इसी तरह आपको बहुत सारे अकाउंट्स और चीज़ों के बारे में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल फैसिलिटीज एंड सर्विसेज के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जो कि नॉर्मल इंसान के हिम्मत की बस की बात नहीं है। तो इन सब के बारे में स्टडी करिए। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के पार्ट्स अपन देखेंगे, ठीक है? आज के लिए हम यहीं पास रुकते हैं। वेट अ सेकेंड। So that's it for today. See you all in the next lecture. Love you all. Take care. Bye bye.